ठीक है भाई। हाँ, क्या हुआ? सर विंडो टिकट भी होती है क्या? विंडो रिजर्वेशन के लिए ना, रिजर्वेशन ना। विंडो टिकट से जैसे टिकट रिजर्वेशन नहीं करवाया तो विंडो टिकट मिल नहीं जाती, इसे जाना है हमको तो विंडो टिकट ले लेते हैं। हाँ, विंडो टिकट वो जनरल टिकट हो गया आपका। अच्छा वही समझ जाता है। चलो भाई देखते हैं आप। बोला जाए, देखिए हेडिंग डालिए, देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा बता दूंगा। देखिए हेडिंग डाल लीजिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। देखो प्रायिकता जो होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी जो होगी उसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पहले ये जान लेते हैं ना। तो इसमें बनते हैं 4 तरीके के क्वेश्चन। कितने तरीके के क्वेश्चन बनेंगे? 4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉइंट्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉइंट्स पर आधारित प्रश्न MCQ पर, है ना। दूसरा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस यानी कि पासे पर आधारित प्रश्न। और तीसरा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉल्स, बॉल्स पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और चौथा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स यानी कि पत्तों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो प्रायिकता जो होती है उसके लिए 4 केस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है कॉइन्स पर, दूसरा डाइस पर, तीसरा बॉल्स पर और चौथा कार्ड्स पर, ठीक है ना। तो 4 तरीके की यहाँ पर प्रायिकता के बारे में बात होगी, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट्स के बारे में बात होगी तो पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये समझिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करूँ, है ना, तो PE लिखते हैं इसको। PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का मतलब है कि कोई भी आपने प्रक्रिया करी है उसमें किसी चीज़ के पाने या ना पाने की संभावना कितनी हो सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू, ये होता है NE अपॉन NS। क्या होता है? NE अपॉन NS। NE को क्या बोलते हैं? NE को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है ना बात? सैंपल पॉइंट। और NS को हम क्या बोलते हैं? NS को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सैंपल पॉइंट को अगर हम चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सैंपल पॉइंट का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE बराबर NE अपॉन NS। NE होता है सैंपल पॉइंट और NS होता है सैंपल स्पेस। NE का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स और NS का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जैसे मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूँ, अगर मान लेते हैं आपके पास एक कॉइन है ना,
और ये कॉइन कैसा है? अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब है कि बेकार वाला सिक्का ना हो, मतलब बेईमानी वाला। जो शोले मूवी में सिक्का यूज किया गया था वो अनबायस्ड कॉइन था, दोनों तरफ हेड बना, दोनों तरफ उछालेंगे तो हेड ही आएगा, यानी अनबायस्ड कॉइन नहीं होना चाहिए। कैसा कॉइन होना चाहिए? जनरल कॉइन होना चाहिए, जिसमें एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। अगर आप एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर जरा आप देखें, यहाँ पर दो स्थितियाँ हो सकती हैं, पहला या तो हेड दूसरा टेल, या फिर पहली बार हेड आएगा दूसरी बार टेल आएगा, यानी कि हेड टेल में से कोई एक आएगा। तो एक कॉइन को उछालने पर दो स्थितियां बनी, दोनों स्थितियों को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और इन दोनों स्थितियों को अगर हम अलग अलग देखें तो ये कहलाती है सैंपल पॉइंट। क्या कहलाती है? सैंपल पॉइंट कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक सिक्का हम उछालते हैं उसमें एक हेड आ जाता है तो वो उसका क्या है? सैंपल पॉइंट। एक टेल आ जाता है तो क्या है? सैंपल पॉइंट। लेकिन हेड और टेल जब दोनों की बात हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे आप दो कॉइन उछालते हैं, दो कॉइन उछालने पर क्या क्या आ सकता है वो समझ लेते हैं। या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड एक में टेल आ सकता है, या एक में टेल है एक में हेड आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सभी स्थितियों के बारे में बात करूँ तो ये क्या हो जाएंगे? NS, यानी सैंपल स्पेस। और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। यानी कि सैंपल स्पेस का जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव है, उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट कहते हैं। बोलो, बात समझ आ रही है? तो डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन ये बन गई कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स of any event is called sample point, sample space, and each and every element of the sample point is called sample space is called sample point. क्लियर है बात? यानी कि सभी स्थितियों का जो टोटल है, जितनी स्थितियां मिलेगी वो सैंपल स्पेस, और अगर उस स्थिति को अलग अलग करके देखेंगे तो वो उनका क्या है? सैंपल पॉइंट। बोलो, बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूला समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि आपने एक पासा उछाला है, समझिएगा, आपने एक डाइस उछाला है, तो आपने एक डाइस जब फेंका तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता कभी भी पासे में। तो मैंने कह दिया देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, सम संख्या आने की संभावना या प्रायिकता बताइए। तो देयर आर 3 सम नंबर्स, और देयर आर 3 इवन नंबर, और देयर आर 3 ऑड नंबर। 2, 4, 6, ये क्या है? ये आपके इवन नंबर्स है। कौन सा नंबर है? इवन, सम संख्या। 1, 3, 5 क्या है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी यानी PE बराबर NE अपॉन NS, और NE अपॉन NS से मुझे पता चल गया NE क्या है? मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है जो मुझे चाहिए? मुझे चाहिए इवन नंबर। तो हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? 3 इवन नंबर्स आर देयर। तो ये 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। तो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। बोलो, बात समझ आ रही है? तो अभी तो मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी घटना के सैंपल स्पेस में से वो घटना निकालना जो आपको चाहिए, जो आपका सैंपल पॉइंट है, यानी फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल पॉइंट क्या है। नोट कर लिया?
ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला, देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 coins are tossed simultaneously। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ फेसेस। ठीक है, 1/4। देखिए यार, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि आपने कितनी कॉइन उछाले, 2 कॉइन उछाले, तो सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आएंगे वो समझ लीजिए। यानी सैंपल स्पेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेस की पावर n। फेस की पावर n का मतलब है कि एक सिक्का जब उछाला जाएगा तो उसमें कितने फेज आएंगे, 2 फेज आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो फेज हो गए 2 और सिक्के कितने हो गए, 2। n का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, यानी 2 की पावर 2 यानी कितने, 4। यानी टोटल आउटकम्स कितने बने, 4 बने। अब जब 2 सिक्के उछालेंगे तो देखो क्या आएगा, एक बार 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। पहले ऐसे लिखोगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, यही बनेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपने 2 सिक्के उछाले हैं और दोनों सिक्कों पर, दोनों फेसेस पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो दोनों सिक्कों पर हेड क्या होगा, एक ही बार आएगा, यानी कि आपका सैंपल पॉइंट क्या बन गया, 1। सैंपल स्पेस क्या बन गया, 4। तो फेवरेबल आउटकम्स दोनों पर हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी PE बराबर NE/NS से, NE/NS से आपका फेवरेबल आउटकम है HH, यानी कि हेड दोनों पॉइंट पर। यानी एक इवेंट मिला, मतलब एक आपका सैंपल पॉइंट मिला और सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। तो आंसर क्या हो गया, 1/4। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए। देखिए जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए यार, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, NE/NS, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे। देखिए बोला जा रहा है कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, है ना। तो कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक हेड तो आना ही चाहिए उस सैंपल पॉइंट में। तो देखो एक हेड यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है बात। और यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, तो कम से कम एक हेड का मतलब है कि अगर दोनों हेड आ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो 3 पोजीशन ऐसी हैं जिस पर कम से कम एक हेड मिल रहा है। तो सैंपल पॉइंट क्या हो गया, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 4। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 3/4। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यार, अगर आप 3 कॉइन उछाल रहे हैं, समझना बात, तो सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फेस की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, फेस 2, कॉइन्स 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। अब आपको पता है कि 3 सिक्के उछाले गए हैं तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने आए, 8। तो जब यहाँ 8 आएगा तो हेड टेल लिखने का तरीका क्या होगा,
4 बार हेड लिखना होगा और 4 बार टेल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 8 के आधे 4 हेड 4 टेल। फिर 4 के बाद 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना होगा। 2 बार हेड 2 बार टेल, समझ आ रही है बात? फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। समझ आ रही है बात की? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने आ रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एटलीस्ट 1 हेड चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 हेड, है ना? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? 1 हेड भी होगा तो चलेगा, 2 हेड भी होगा तो चलेगा और 3 हेड भी होगा तो भी चल जाएगा। कम से कम में अधिकतम वाला केस अपने आप आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। ये बताओ, कम से कम 1 का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर 1 हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, ये सभी ले लेंगे। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 8 हैं लेकिन फेवरेबल 7 हैं। तो क्या हो गया? 7/8। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 7/8 बन जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप लिखेंगे 1 माइनस नन हेड, 1 माइनस नन हेड, यानी कि टोटल किसी भी चीज़ की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी प्रोबेबिलिटी कभी भी। तो हमने 1 माइनस नन हेड कर दिया, यानी 1 माइनस नन हेड का मतलब है कि ऐसी एक पोजीशन जिसमें एक भी हेड ना आए, तो वो क्या होगा? तीनों पॉइंट पर टेल 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 आ जाए। तो सैंपल पॉइंट क्या बन गया इस हिसाब से? 1। और पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए? 8। 8 में से एक पोजीशन ही ऐसी है जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा, तीनों में टेल टेल आएगा। तो हमने क्या कर दिया? 1 माइनस 1/8 कर दिया, यानी कि तब भी आंसर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो 2 तरीके हैं करने के अपने पास। पहला कि आप उसके क्या बना लें, सभी के इवेंट बना लें कि कितने इवेंट बन रहे हैं। भाई 3 कॉइन है, 2 की पावर 3 8, 8 के आधे 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। और कम से कम 1 हेड है तो जितने में 1 हेड दिख रहा है, जितने में 2 दिख रहे हैं, जितने में 3 दिख रहे हैं, वो सभी लिख लेंगे। सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि 1 माइनस नन हेड कर दें, 1 माइनस 1/8, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे लिखिए। देखिए, यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम, यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना? तो जरा देखिए यहाँ पर कितने कॉइन्स हो गए? 5 कॉइन्स हो गए। समझना बात? अब जब 5 कॉइन्स हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस निकालने के लिए 2 की पावर 5 करेंगे और 2 की पावर 5 आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और अगर ये 32 आ गया तो तुम 16 बार एच लिखोगे, 16 बार टेल लिखोगे, फिर 8 बार हेड 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, काफ़ी भर जाएगी। सुबेरे से शाम, शाम से सुबेरे हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये जो प्रोसेस है आपका 1 2 3 कॉइन्स में तो आप समझ सकते हैं, 4 कॉइन 5 कॉइन 6 कॉइन्स आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 5 कॉइन्स तक खत्म हो जाता है, 5 to 6 कॉइन्स से। तो देखो इसके लिए हम क्या याद रखते हैं ज़रा समझना। जैसे आपको मान लो 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन इस तरीके से चल रहा है ना? तो 1 कॉइन के लिए हम लिखते हैं 1, 2 कॉइन के लिए लिखते हैं 2 1, 3 कॉइन के लिए लिखते हैं 3 3 1, 4 कॉइन के लिए लिखते हैं 4 6 2 1, ठीक है? और 5 कॉइन के लिए लिखते हैं 5 10 10 5 1। बोलो क्लियर है बात? को समझ आ रही बात? ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? ये है 1 कॉइन, ये है 2 कॉइन, ये है 3 कॉइन, ये है 4 कॉइन और ये है 5 कॉइन। अभी अपने मन से ये याद हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। क्लियर है बात? जब कितने सिक्के उछाले गए थे? 3। तो देखो भाई, जब 3 सिक्के उछाले गए थे, समझना
ये आपका क्या है, हेड के लिए, हेड आने के लिए है ना, और ये आपके लिए क्या है, हेड टेल आने के लिए। यानी कि इस तरीके से आपने जो नंबर लिखे हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने जब सिक्के को उछाला तो आपने कितने सिक्के उछाले, 5 सिक्के उछाले। इसके पहले वाले में कितने उछाले थे, 3। तो एटलीस्ट 1 हेड के केस में आपके पास क्या आ रहा था, एटलीस्ट 1 हेड के केस में आपके पास आ रहा था, वो आ रहा था 7/8। कितना आ रहा था, 7/8 आ रहा है 1 के केस में। मतलब कहने का एटलीस्ट 1 हेड चाहिए था आपको, कम से कम 1 हेड चाहिए था, है ना। तो जैसे यहाँ पर जब ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे तो यहाँ पे आपने 5 कॉइन्स उछाले। 5 कॉइन्स का मतलब कितना हो गया, 32, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 32 हो गए। क्लियर है बात। अब देखो ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये एटलीस्ट वाले के केस के लिए वो होते हैं। किसके लिए होते हैं, ये एटलीस्ट वाले केस के लिए होते हैं। जैसे आपने कहा था कि कम से कम 1 हेड आए 3 कॉइन में, तो ये काउंट कर लो 3 कॉइन वाले, 3 3 6 और 1 7, तो क्या हो गया 7/8। वैसे ही यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 2 है। तो एटलीस्ट 2 के लिए क्या होगा कि कम से कम 2 आए या 2 से ज़्यादा आए, 2 से कम नहीं हो सकते। तो जब 2 से कम वाली बात होगी तो 2 से कम वाले में ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा 1। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। 1 हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5 5 10 5 15, 5 कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया 10, हाँ सॉरी 30, कितना हो गया 30। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे थे, 32। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो कितना हो गया 30/32, 2 से काट दो, ये हो गया 15/16। क्या हो गया 15/16। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक, 1 - 2/32, 13 दूनी 26। हाँ 2 हेड मांग रहा है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, देखिए यार। जैसे आपने 5 कॉइन उछाले थे ना, तो कम से कम कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, है ना। तो कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो देखो ये एक तो ये बन सकती है प्रॉब्लम, बोलो ये वाली, है ना। मतलब अब आपको ऐसे देखो, जब आप 1 - नन करेंगे, नन 2 हेड, है ना, यानी इसका मतलब ये है कि जिसमें 2 हेड ना आए, तो 2 हेड ना आएंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो 1 हेड आ गया और 4 में क्या हो गया, डेल हो गया, या फिर ये हो गया। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, अगर आप इसको लिखेंगे 1 - 2/32, तो ये हो जाएगा 1/16, 16 एकम 16, 16 - 1, बोलो क्या हो गया 15/16। वहाँ पर भी आंसर देखो कितना आ रहा है, 15/16 आ रहा है। तो दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं। समझ आ रही है, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे लिखिए डाइस। डाइस, ठीक है। अब डाइस के लिए लिखिए क्वेश्चन पहले। देखिए जब एक पासा फेंका जाता है तो, जब एक पासा फेंका जाता है तो, जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 के गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जब पासे की बात होगी तो आपको पता है फेस की पावर n होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो फेस देखो कितने होंगे 6, पासे में 6 अंक आते हैं। पासा 1 है तो 6 की पावर 1, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6। अब आपको पता है कि पासे में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब बोला जा रहा है 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल यानी जो 3 से भाग चला जाए अंक, तो एक तो 3 होगा और दूसरा 6 होगा। तो यहाँ पर हमारे जो सैंपल स्पेस है
PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS, सैंपल पॉइंट हो गए 2, 3 और 6, और सैंपल स्पेस हो गए 6, 2 से 6 को काट देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों सतह पर आए अंकों का योग, दोनों सतह पर आए अंकों का योग 4 का गुणज, दोनों सतह पर आए अंकों का योग 4 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जरा समझिएगा, जैसे 2 कॉइन आपकी उछाले गए तो आपको भी पता है 6 की पावर 2 हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे 36। क्लियर है बात? अब जरा देखो, सम बोला जा रहा है कि सम जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा, है ना, 4 का मल्टीपल। तो देखो, जब आप 2 सिक्के उछालेंगे तो कम से कम योग आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कम से कम कितना योग आ सकता है 2। एक तो आए भाई, 2 सिक्के तुमने मतलब 2 पासे उछाले, मान लो पहले में भी पाव आ गया, दूसरे में भी पाव आ गया, तो दोनों सतह के अंकों का योग क्या हो गया 2 मिनिमम। तो भैया जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो सम जो है वो मिनिमम सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। एक पासा उछाला उसमें 6 आ गया, दूसरा पासा उछाला उसमें भी 6 आ गया, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। एक पासा उछाला उसमें 4 आ गया, दूसरा पासा उछाला उसमें 6 आ गया, 6 4 10 हो गया। यानी कि मिनिमम सम जो है कितना होगा 2, पाव मैक्सिमम कितना होगा 12। तो ऐसे पहले हम सम लिख देंगे। क्लियर है बात? और इधर लिख देंगे 1, इधर लिख देंगे 2, इधर लिख देंगे 3, इधर लिख देंगे 4, इधर लिख देंगे 5, इधर लिख देंगे 6। ये क्या लिख दिया मैंने? ये मैंने लिख दिया कि ये जो आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, ये आपकी घटनाएं हैं कि देखो 2 कैसे कैसे मिल सकता है, 1 और 1 आ जाए, 12 कैसे कैसे मिल सकता है, 6 और 6 आ जाए, यानी 12 और 2 के आने की सिर्फ एक ही स्थिति है, या तो 1 1 या 12 12। तो देखो एक। क्लियर है? यहाँ 2 क्यों लिखा है? देखो 3 2 प्रकार से आ सकता है, पहली कॉइन पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहली पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, है ना। वैसे ही 11 पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। वैसे ही देखो यहाँ पर 4 और 10 के लिए 3 लिखा गया है, तो 4 कैसे आ सकता है? 1 3 3 1 और 2 2। समझ आ रही बात? कितने तरीके हो सकते हैं? 3। वैसे ही 10 आने के भी 3 तरीके हो सकते हैं, 4 6 6 4 और 5 5। समझ आ रही बात? तो ये वो चीज़ लिखी गई। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 पासे उछाले जाते हैं तो जो दोनों सतह पर आए अंकों का योग है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल कितने तरीके से होगा? या तो 4 होगा, या 8 होगा, या 12 होगा। बोलो बात समझ आ रही है? बस यही 3 हो सकते हैं। तो जरा देखो 12 के सामने कितना लिखा है, ये एक तरीके से आ सकता है। देखो 4 के सामने कितने लिखा है? 3, ये 3 तरीके से आ सकता है। 8 के सामने कितना लिखा है? 5, ये 5 तरीके से आ सकता है। और टोटल कितने हो गए? 36। तो 5 3 8 1 9, 9/36 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/4। बोलो बात समझ आ रही है? तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्रायिकता हो जाएगी उसकी। ठीक,
क्लियर? आगे देखिए, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो योग के अभाज्य संख्या और 8 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो योग के अभाज्य संख्या और 8 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग के अभाज्य संख्या और 8 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बात का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। इस बात का मतलब ये है कि बोला जा रहा है अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो सम आएगा वो 8 से कम आएगा और अभाज्य संख्या होगा। तो 8 से कम यानी कि 7 तक अगर हम बात करें तो 7 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो एक और एक वो कुल संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता है। तो एक क्या मिल गई? 2 मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गई? 3 मिल गई, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1, 4 और 2। तो 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक। बस यही 3 नंबर हो गए, 7 हो गया क्योंकि 8 से कम होता गया। तो 7 हो गया, तो क्या क्या हो गया? 2, 3, 5, 7 ये हो गया ना। तो देखो 2 के लिए कितने चांस है? 1। 3 के लिए कितने चांस है? 2। 5 के लिए कितने चांस हैं? 4। 7 के लिए कितने चांस हैं? 6 बटे 6, 4, 10, 10, 2, 12, 13, 13 बटे 36। क्या प्रायिकता आ गई? 13 बटे 36 आ गई। नोट कर लीजिए। ठीक है, यस। क्लियर है? ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया बिल्कुल। ये अपना ये टेबल याद कर लिया हमने, 2 से लेकर के 6 तक लिखो, 7 को बीच में लिख दो, फिर 8 से लेकर 12 तक लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको गिनती लिख देंगे, है ना। यहीं से चेक कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि बोला जा रहा है, समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, नोट नहीं करना। बोला जा रहा है कि आपने 2 डाइस उछाले हैं, दोनों डाइस के अपर फेसेस पर आए हुए अंकों का सम 12 है, आए हुए अंकों का सम 11 है, आए हुए अंकों का सम 9 है, आए हुए अंकों का सम 10 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? यदि 2 पासे एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर आए हुए अंकों का योग 12 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वैल्यू 8 से ऊपर है या 8 है, अगर वैल्यू 8 के ऊपर है या मान लो 7 है या 7 के ऊपर है, तो ये जो भी अंक दिए गए हैं, सम 12, सम 11, सम 10, सम 9, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन सभी अंकों को आपको 13 से घटा देना होता है। 13 माइनस 12 कितना हो गया? 1, यानी सैंपल पॉइंट 1 हो गया, सैंपल स्पेस 36 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। 11 आ जाए तो 13 माइनस 11 कितना हो गया? 2/36, यानी 1/18। 9, 13 माइनस 9, 4/36, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/13, सॉरी 9। अब देखो यहाँ 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 क्या हो गया? 3/36, यानी 1/12। देख लो चाहे करके, मैंने कहा सम 10 आ जाए, तो सम 10 तब आएगा जब इसके सामने क्या लिखा है? 3। तो देखो 3/36 लिखोगे, 3/36 का मतलब 1/12। देखो यहाँ पर भी क्या है? 1/12। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कि सम 7 आ जाए, तो 7 आ जाएगा तो 7 को 13 से घटाओगे, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया? 6, 6/36 काट दो, कितना आ गया? 1/36। बोलो बात समझ आ रही? यानी यदि जब कभी भी 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उनकी दोनों ऊपरी सतह पर आने वाले अंकों का योग या तो 7 हो या 7 से बड़ा हो, 12 तक ही होगा मैक्सिमम।
7 हो या 7 से बड़ा हो, तो जितना सम आपसे पूछा जा रहा है प्रायिकता में उसे 13 से घटा देंगे, जो आएगा उसके नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स रख देंगे और सॉल्व करेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन अगर ऐसे कोई कह दे, ये बताइए सम 4 आ जाए, सम 3 आ जाए, सम 5 आ जाए, तब क्या करोगे? तो जब सम 7 से कम होगा, जब सम 7 से कम होगा तो कम क्या हो सकता है? 5, 4, 3, 2, बस एक तो होगा नहीं। तो जब सम 7 से कम होगा तो जितना सम बोला गया उससे 1 घटा दो। 4 - 1 3, 3 - 1 2, 5 - 1 4 और बटे 36, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 36 काट दो, 1/12, 1/18, 1/9। समझ आ रही है? देखो मैंने कहा कि सम कितना आ जाए? 4 आ जाए, सम 4 आ जाए, तो 4 के सामने क्या लिखा है? 3, 3/36 करोगे 1/12 आ जाएगा कि नहीं? तो हमने ये बात सीखी कि यदि किसी दो डाइस को एक साथ उछाला जाए तो अगर सम 7 या 7 से बड़ी संख्या आ गई हो तो 13 से घटा देंगे, और अगर 7 से छोटी संख्या है तो जितना सम बोला जा रहा है उससे 1 माइनस करने के बाद अपॉन नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स रख देंगे। क्लियर है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? कर लोगे अब डाइस वाला क्वेश्चन? ठीक है, आगे लिखिए। तीन पासे अगर हो गए ना, 3 पासे की केस में क्या होगा? तीन पासे के केस में मिनिमम सम कितना आ सकता है? 3 सम 3 आ सकता है। तीनों में पाव आ जाए, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 9 के बाद यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना? अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको बैलेंस करना होता है बराबर बराबर, है ना? तो जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 3 से लेकर के 18 तक आ सकता है, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 3 से लेकर के 18 तक, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के अगर 20 तक की बात करेंगे तो पूरी 20 संख्याएं होंगी सम में, है ना? तो एक हट गया, 2 हट गया, तो 2 हो गई, तो कितनी बची? 18। अब 18 में 9 9 बांटना पड़ेगा आपको आधा आधा, है ना? तो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखते हैं, 10, 11 आप बीच में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 10 और 11 ऐसे आप लिखते हैं। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 12, 13, 14, 15, 16, 17 और दोनों बात समझ आ गई है? ठीक है,
तो जैसे अभी तक बीच में एक नंबर आ रहा था 7, है ना, क्योंकि वहां पर कितना 2 से लेकर के 12 तक का था, तो 7 बीच में आया। यहाँ पर 3 से लेकर 18 तक है, तो 10 और 11 बीच में आया। बोलो क्लियर है बात? अब देखो लिखने का नंबर पहले ऐसे सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। तो अब आपको करना क्या होता है, देखो आप यहाँ एज इट इज 1 की जगह 1 लिखेंगे, फिर 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर आपको लिखना होता है 25 और यहाँ पे लिखना होता है 30। ये दो आपको अलग से याद रखने पड़ेगा। क्लियर है बात? कैसे याद रखना पड़ेगा? 1 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। 21 तक तो एज इट इज आएगा। 21 के बाद ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और यहाँ पर आप लिखेंगे 30। क्लियर है बात? ये 2 डिजिट आपको लास्ट वाले याद रखना। समझ आ रही है बात? बाकी पूरा समझ में आ गया ना? अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं था, वो इसको निकालने का तरीका है। ठीक है ना? तो ये हटा दिया हमने यहाँ पर, इसको ये हटा दिया। ठीक है ना? अब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भैया ये बताओ कि 4 आने के क्या तरीके हो सकते हैं, अगर हम 3 डाइस उछालना है तो 4 आने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे? या तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तीसरे में 2 आ जाए। बोलो बात समझ आ रही है? या फिर पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1 आ जाए, या फिर 2 1 1, ऐसे तरीके होंगे, है ना? तो ये तो 4 के लिए हो गए, ऐसे ही 17 के लिए भी हो जाएगा, है ना? 17 के लिए भी हो जाएगा। अब जब 17 के लिए हो जाएगा तो आपको पता है कि 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी डाइस को उछालने पर 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। समझ आ रही है बात? तो ऐसे नंबर सोच रहे हैं कि उसका सम 17 बना दे। ठीक है ना? तो 6 6 5 हो सकता है, 6 6 12, 12 5 17, फिर 5 5 6 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है। इस तरीके से ऐसे आपके सिस्टम बन जाएंगे। तो अब आप चूंकि अब सबको बना के तो देखोगे नहीं, तो आपको ये टेबल याद होनी जरूरी है। समझ आ रही है? टेबल बहुत आसान है। 3 से लेकर के 18 तक लिखना है तो 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखो, 10 11 बीच में लिखो, फिर 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ लिखो क्या 1 3 6 10 15 21 25 30। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए जब 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो, जब 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो, जब 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो तीनों सतह पर आए अंकों का योग 16 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीनों सतह पर आए अंकों का योग 16 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 16 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना? तो देखो 16 यानी यहाँ पर कितना लिखा है, देखो 6 लिखा है ना? तो क्या कर देंगे 6 बटे, अब आपको टोटल सैंपल स्पेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 की पावर 3, क्योंकि 3 डाइस है तो 6 की पावर 3 216 होगा। 6 से 216 को काट देंगे 1/36 आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा? 1/36 आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? ठीक, ओके। बस अब 3 डाइस से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? मैक्सिमम 3 डाइस तक ही पूछा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। प्राइम नंबर बताओ, है ना? ऐसा नंबर बताओ जो 2 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, लेकिन 8 का मल्टीपल ना हो। समझ आ रही है? लिख लो फिर अच्छा है क्वेश्चन। देखिए जब 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो, जब 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो तीनों पासों की सतह पर आए अंकों का योग, दोनों पासों
तीनों पासों की आय सतह पर अंकों का योग, ठीक है। 2 अथवा 3 का गुणज तो हो लेकिन 4 का गुणज ना हो। 2 और 3 का गुणज तो हो लेकिन 4 का गुणज ना हो। यदि 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो तीनों पासों की सतह पर आए अंकों का योग 2 और 3 का गुणज तो हो लेकिन 4 का गुणज ना हो। 2 और 3 का गुणज तो हो लेकिन 2 और 3 का गुणज तो हो लेकिन 4 का गुणज ना हो, है ना। ठीक है, तो जरा देखें 4 का गुणज ना हो तो 4 का गुणज 16 है, ये नहीं होगा। जो 4 के गुणज है वो हटा दो, केवल 2 और 3 के गुणज रखो बस। तो देखो यहाँ पर देखो 2 का गुणज 4 है, ठीक है, और क्या है 6 है 2 का गुणज, ठीक है, और क्या है 2 तथा 3, ऐसे लिखो 2 तथा 3 लिखो। 2 तथा 3 का गुणज तो हो लेकिन 4 का गुणज ना हो, ठीक है। 2 तथा 3 का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए लेकिन 4 से ना कटे। तो देखो पहला नंबर क्या मिला 6, जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। फिर आगे देखो 12, ये नहीं होगा, क्यों? 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। आगे देखो जरा, और क्या है 16, ये भी नहीं होगा। यानी केवल कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? केवल एक नंबर मिल रहा है, कौन सा 6। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 6/216, यानी कि 1/36। क्लियर है बात? तो सॉरी 10/216, 6 है ना। तो 10 बटे क्या हो जाएगी 216। 2 से काट देंगे, 5 2 से काट दो, हाँ 2 5 10, 2 कम 2, 5/108। क्लियर है बात? तो ऐसे जैसे बोला जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ बोला जा रहा है 2 तथा 3 का मल्टीपल तो हो लेकिन 4 का ना। लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स लिखेंगे। देखिए एक बैग में 3 लाल गेंदे, एक बैग में 3 लाल गेंदे, 4 काली गेंदे और 5 हरी गेंदे हैं। एक बैग में 3 लाल गेंद, 4 काली गेंद और 5 हरी रंग की गेंद है। 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। एक बैग में 3 लाल, 4 काली और 5 हरी रंग की गेंदें हैं। यदि 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब है एट रैंडमली, है ना, यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो सभी गेंदें हरे रंग की हों इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सभी गेंदें हरे रंग की हों इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सभी गेंदें हरे रंग की हों इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 5/12। देखिए यार कौन कौन से रंग की कितनी कितनी गेंदें बताइए। 3 लाल, 3 रेड हो गई, 4 ब्लैक हो गई और 5 ग्रीन हो गई। क्लियर है ना? ठीक है। अब बोला जा रहा है इससे कितनी गेंदें निकाली जा रही? 3 गेंदें निकाली जा रही है। तो देखो निकालने का तरीका यहाँ पर जो होता है वो सिलेक्शन के केस से होता है। सिलेक्शन का मतलब है चुनाव करना। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 गेंदें निकाली गई, टोटल गेंदें हो गई 5 4 9 3 12। तो 12 गेंदों में से जब 3 गेंदें आप निकालेंगे तो निकलेगा 12C3। क्या निकलेगा? 12C3। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग जाता है, ठीक है। तो ये 12C3 ये आपका क्या हो गया? टोटल सैंपल स्पेस हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 12 में से 3 गेंदें निकालेंगे। अब देखो सैंपल पॉइंट क्या करना है, बोला जा रहा है कि कितनी गेंदें निकाली जा रही? 3 गेंदें निकाली जा रही हैं और 3 की 3 ही गेंदें किस रंग की हो? हरी रंग की, है ना।
तो जब हरे रंग की गेंद निकाली जाएगी तो लाल और काली रंग की गेंद तो हो नहीं सकती हो, तो हरे रंग की गेंद तो हरे रंग की गेंद से निकलेगी। ये हो जाएगा 5C3। क्या हो जाएगा? 5C3 अपॉन 12C3। 5 हरे रंग की गेंदों में 3 हरे रंग की गेंदें होंगी जो कि निकाली गई होंगी 12 गेंदों में से, यानी 12C3। सॉल्व करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है NCR। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे लिखा है 12C3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12C3 का मतलब हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल। अब मैं आगे 9 के आगे नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है क्या कि 9 फैक्टोरियल लिखा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो 3 चौको 12 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, 5 चौको 20, 20 गुणे 11 कितना हो गया? 220। क्लियर है बात? इसको सॉल्व किया कितना आ गया? नीचे वाला 220, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ये बन गया 10/220। 0 0 काट दो, 1/22 आ गई। वैक्टर कितनी आ गई? 1/22। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। ठीक है ना? देखिए एक टोकरी में 6 नीली, एक टोकरी में 6 नीली, 2 लाल, एक टोकरी में 6 नीली, 2 लाल, 4 हरी और 3 पीली। 6 नीली, 2 लाल, 4 हरी और 3 पीली रंग की गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एट रैंडमली निकाला जाता है, यानी यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यदि 4 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 गेंदें लाल और 2 गेंदें हरे रंग की हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 गेंदें लाल और 2 हरे रंग की हैं। दो गेंदें लाल और 2 हरे रंग की हैं। ठीक है ना? समझिएगा जरा, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आपको साइन समझने होते हैं, एक एंड का होता है, एक और का होता है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। ठीक है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितनी गेंदें हैं, कौन कौन से रंग की बताइए जरा। 6 ब्लू हैं, 2 रेड हैं, 4 ग्रीन हैं और 3 येलो हैं। ठीक है ना? अब बोला जा रहा है कि 4 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो टोटल सैंपल स्पेस आप लिख लो जैसे 6 2 8 8 4 12 12 3 15 15C4 हो गया ना? और अब बोला जा रहा है कि 2 गेंदें लाल रंग की हो, 2 गेंदें पीले रंग की हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो देखो 2 अगर लाल रंग की होंगी तो लाल गेंदें तो 2 ही है, तो 2C2 आ जाएगा। बोलो
क्या अभी आपने 4 गेंदें निकाल ली पूरी? नहीं, आपने 4 निकालनी है, तो अभी आपने 2 ही गेंदें निकालनी है, जो कैसी होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। तो 2 में से 2 लाल निकाल ली, अभी बची कितनी है, 2 गेंदें। तो जब तक एक घटना पूरी ना हो जाए तब तक साइन मल्टीप्लिकेशन का चलता है, यानी आपको 4 गेंदें सेलेक्ट करनी है, अभी आपने 2 ही करी है, 2 बची हैं। तो जब बची हुई गेंदों को लिखेंगे तो इनटू का साइन लिखा, उसमें बोला जा रहा है 2 गेंदें लाल और 2 गेंदें हरी। तो 2 गेंदें लाल और का मतलब है इनटू एंड। अगर कहा जाता 2 लाल अथवा 2 पीली हैं या 2 हरी हैं तो बीच में प्लस आ जाए। समझ आ रही बात? और बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है 2 हरी रंग की हों। हरी यहाँ कितनी है, 4, तो यहाँ निकालेंगे 4C2। क्लियर है बात? देखें यार, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। NCN क्या होता है, 1 होता है, 1 ही हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2C2, तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर आ गया ये 1। देखो 1 इंटू 4C2 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बोलो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये बन जाएगा 2 इंटू 2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। बोलो, बात समझ आ रही? तो ये आ गया 6 बटे, अब ये 15C4 सॉल्व करना है, तो ये 15, ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 11 फैक्टोरियल। इसको अपन लिख सकते हैं 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, है ना, गुणे 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, और नीचे बन जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 4 3 12, 12 से ये 12 कैंसिल, 2 सते 14, बोलो 13 सते 91, 91 गुणे 15, यही बना ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 91 गुणे 15, देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। क्लियर है बात? बस आगे सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 2 बटे 5 का 5, 9 बना 45, 2 बटे 405, 2 बटे 405। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। है 9 बना 45, 455, 2 बटे 455। ठीक है ना? क्लियर है बात? जब तक पूरा इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक साइन इनटू का ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4 गेंदें निकालनी थी, 2 निकाली थी, लाल 2 बची थी, तो साइन इनटू का लगेगा जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो। ठीक, आगे देखिए, 8 पॉइंट में 4 काली, पूरा मत लिखो, शॉर्ट में लिख लो, 4 ब्लैक, 5 वाइट और 6 येलो। ठीक है, 3 गेंदें निकाली जा रही हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कोई भी गेंद सफेद रंग की ना हो, कोई भी गेंद सफेद रंग की ना हो, कोई भी गेंद सफेद रंग की ना हो। कोई भी गेंद सफेद रंग की ना हो। देखिए कितनी बॉल है बताइए, कौन कौन से रंग की? 4 ब्लैक हैं, 5 वाइट हैं, 6 येलो है ना। प्रायिकता बतानी है कि कोई भी गेंद व्हाइट रंग की ना हो। तो जब व्हाइट रंग की नहीं होगी तो व्हाइट का कोई भी यहाँ पर फेस नहीं बनेगा, यूज ही नहीं है। तो यानी बाकी गेंदें किसकी होंगी, या तो ब्लैक की होंगी या ग्रीन की होंगी। बस ये बोला जा रहा है कि कोई भी गेंद व्हाइट ना हो, बाकी चाहे कोई भी रंग की हो, या तो येलो भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। गेंदें कितनी निकाली गई? 3। तो देखो 6 4 10, 10C3 निकाली गई है कितने में से? 6 4 10 5 15 में से 15C3। सैंपल स्पेस तो पूरे बनेंगे 15 बॉलों का, 15 में से 3 निकाली गई, लेकिन वो इन 10 में से कोई 3 होगी। समझ आ रही है बात? सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, सॉल्व कर लेंगे, करके बताइए कितना आएगा। 15C3 अभी हमने सॉल्व किया था, है ना। 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 15 गुणे 14 गुणे 13, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 7 पना 35 गुणे 13, 35 गुणे 13, ये हो जाएगा कितना? देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना। 120 आ रहा है, 120 आ गया। 5 से काट लें,
5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 से 35। अब तो कटना नहीं है किसी से, तो 24/91 आ गया। क्या आ गया? 24/91। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 1 माइनस ऑल वाइट कर दें। सर इसमें ये तो कहा नहीं गया कि 3 गेंदें निकालनी होगी। नहीं बोला गया बेटा, एक गेंद- नहीं तो फिर क्वेश्चन ही कैसे बनेगा? 3 गेंदें निकाली गई। इसलिए तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है निची? तो अगर अपन ये कर दें कि 1 माइनस ऑल वाइट, तो भी आंसर आ जाना चाहिए। बोला जा रहा है एक भी गेंद वाइट ना हो, तो अगर मैं सभी वाइट वाले को निकाल के एक से घटा दूं हाँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस ऑल वाइट कर दें अगर, 1 माइनस ऑल वाइट, तो 1 माइनस ऑल वाइट 5C3 हो जाएगा अपॉन टोटल 15C3 हो जाएगा, है ना? तो ये 1 माइनस 5C3 को सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा? 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये 2 × 1 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल में 2 दूनी 4, ये 10 आ गया। और नीचे यहाँ कितना आया था? 15C3 को सॉल्व किया था, 35 × 13 आया था, है ना? तो इसको जब सॉल्व करेंगे 35 × 13, इसको रख के देखो, सॉल्व करो, 24/91 आ रहा होगा, करके देखो। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 35, नहीं आ रहा होगा, है? सभी गेंदों के कोई भी गेंद सफेद रंग की ना हो, है? इसमें नहीं लगेगा, 1 माइनस ऑल वाइट नहीं लगेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक भी गेंद वाइट रंग की, कोई भी गेंद वाइट ना हो, तो वाइट वाली गेंद खत्म कर दो, बाकी बची हुई गेंदें कितनी है? 6 4 10, तो 10C3 अपॉन 15C3। ठीक है, अब बताऊंगा ये 1 माइनस कब लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स, पत्तों पर आधारित प्रश्न है ना? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स। देखिए, कार्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 को 2 भाग पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है रेड पार्ट और एक होता है ब्लैक पार्ट, है? तो 52 के 2 भाग होंगे, तो 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। अब 26 रेड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है डायमंड और एक बांटा गया है हार्ट, यानी कि 26 के 2 पार्ट होंगे तो 13 13 हो जाएंगे, 13 लाल पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, है ना? और फिर ब्लैक को जब 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एक होगा स्पेड यानी हुकुम जिसे आप कहते हैं, काला पान का पत्ता, इसमें भी 13 होंगे, और दूसरा होगा क्लब यानी चिड़ी, इसमें भी 13 पत्ते होंगे। बोलो बात समझ आ रही? तो पूरे पत्ते 52, 52 के आधे लाल आधे काले, यानी कि आपके रेड ब्लैक 26 26, रेड में भी 2 पार्ट डायमंड हार्ट के 13 13, और ब्लैक के भी 2 पार्ट स्पेड और क्लब हुकुम और चिड़ी के 13 13। क्लियर है बात? अब मेरी बात समझना। अब देखो, डायमंड में एक आपको क्या मिलता है? एस मिलता है, इक्का मिलता है, एक आपको क्वीन मिलती है, एक आपको जैक यानी गुलाम मिलता है, और एक आपको किंग मिलता है ना? तो अगर हर टाइप के पत्तों में ये मिलता है, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का हुकुम का गुलाम, है ना, लाल पत्ते का गुलाम और डायमंड ईट का गुलाम मिलता है ना, तो यहाँ पर एस कितने, इक्के कितने होंगे? 4, क्वीन कितनी होंगी? 4, जैक कितने होंगे? 4, किंग कितने होंगे? 4, तो 4 4 8 4 12 4 16, इन 16 पत्तों को हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। इन पत्तों को क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड, यानी कि सम्मानित पत्ते बोले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें से क्वीन, जैक और किंग की बात करें तो यहाँ कितने हो गए? 12 पत्ते। इन 12 पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड।
इन 12 पत्तों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इन पत्तों पे चेहरे बने होते हैं, इनके पर चेहरा नहीं होता है। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ऑनर कार्ड कितने हो गए? 16। टोटल पत्ते हो गए 52। रेड 26, ब्लैक 26, डायमंड 13, स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं ऑर्डिनरी कार्ड। ऑर्डिनरी कार्ड का मतलब होता है जिसपे आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी गिनतियाँ लिखी रहती हैं, तो वो ऑर्डिनरी कार्ड होते हैं। ऑर्डिनरी कार्ड कितने होंगे? देखो 52 पत्तों में से अगर आप 16 पत्ते जो सम्मानित पत्ते हैं वो हटा दें तो बाकी के बाकी सभी क्या होंगे? ऑर्डिनरी कार्ड। साधारण पत्ते, जो साधारण पत्ते कितने होते हैं? 36। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं, आप कहेंगे 12। कोई आपसे कह दे ऑनर कार्ड कितने होते हैं, आप कहेंगे 16। आपसे कह दे ऑर्डिनरी कार्ड कितने होते हैं? 36। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। रेड ब्लैक 13 13, 26 26, और सभी पार्ट 4 पार्ट होते हैं उनमें 13। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? बना लीजिए स्ट्रक्चर। तो एक क्लास में 11 सो गया 11। ठीक है भाई, आगे लिखिए। देखिए यदि 52 पत्तों के एक पैक से, यदि 52 पत्तों के एक पैक से, यदि 52 पत्तों के एक पैक से एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो यदि 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है तो पत्ते के इक्के होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो पत्ते का इक्का होने की संभावना ज्ञात कीजिए, है ना। देखो सिलेक्शन किससे करना है तुम्हें? इक्के से, यानी एज से। और इक्के कितने होते हैं? 4। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा 4C1/52C1। 4 में से एक पत्ता निकालना है आपको इक्के में से, एक इक्का होगा चारों पत्तों में से किसी एक का। अब 52 पत्तों में से तुमने खींचा है तो 52C1, तो यानी कि NC1 का मान हो जाता है n, है ना। तो ये 4 बटे कितना हो गया? 52। 4 बटे 52 से काट देंगे 1/13 आंसर। क्लियर बात? NC1 का आंसर n ही होता है, ध्यान रखिए। NCN n, NC0 1। क्लियर बात? आगे नेक्स्ट, 52 पत्तों की गड्डी से 52 पत्तों की गड्डी से 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्तों को यादृच्छिक निकाला जाता है, 2 पत्तों को यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, 2 पत्तों को यादृच्छिक निकाला जाता है तो दोनों पत्तों की रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पत्तों की रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4C2/52C2 हो जाएगा, है ना। हाँ, 4C2/52C2 हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना आपको बता ही दिया है। NCR n/r ब्रैकेट के अंदर n - r का फैक्टोरियल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
सॉल्व कर लीजिएगा घर में, केवल लिख लीजिए 4c2 अपॉन 52c2 है ना, बस केवल वो बना लीजिए आप सिलेक्शन, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे घर में। देखिए 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो इसमें राजा या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें राजा या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें राजा या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें राजा या रानी होने की प्रायिकता मतलब समझ रहे हो ना, या का मतलब है अथवा, तो इसका मतलब ये हुआ ऐड होगा 4c1 प्लस 4c1, 4 राजा 4 रानी, तो 4 राजा में से या तो एक राजा होगा अथवा, अथवा का मतलब होता है प्लस, ठीक है, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड, और का मतलब होता है अथवा, हिंदी में जहाँ लिखा हो अथवा यानी मतलब प्लस। तो 4c1 अपॉन 52c1, तो ये हो गया 4 प्लस 4 बटे 52, क्लियर है बात। ये हो जाएगा 8 बटे 52, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 तो 13 चौको 52, ठीक है। तो 2 बटे क्या हो गई 13 हो गई प्रायिकता, समझ आ रही है बात। आगे लिखिए, यदि 52 पत्तों में से, यदि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, यदि एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता हुकुम का हो, क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो, या इक्का हो या लाल रंग का हो, या इक्का हो या लाल रंग का हो, ठीक है ना। जैसे है एक पत्ता खींचा जा रहा है, पहले क्या बोला जा रहा है, या तो वो हुकुम का हो, हुकुम का मतलब हो गया हुकुम के 13 पत्ते 13c1, या यानी अथवा, और वो क्या हो इक्का हो, तो क्या हो जाएगा 4c1 प्लस, और क्या हो लाल रंग का हो, तो लाल रंग के भी कितने पत्ते हो गए 26 पत्ते, कितने हो गए 26c1, क्लियर है बात। तो इस बात का मतलब क्या है, देखिए या तो वो 26 मतलब लाल रंग का होगा, या इक्का होगा, या हुकुम का पत्ता होगा, बोलो बात समझ आ रही है। तो एक बात बताओ जरा मुझे, ये जो 26 पत्ते हैं इनको आप ऐसे लिखो, 13c1 का मतलब हो गया 13, ऐसे लिखो, प्लस 4c1 का मतलब 4, 26c1 का मतलब 26, कितने पत्ते बने, कितने 26 4 30 और 13 43। लेकिन ये बताओ 13, अब देखो इक्के की बात हो रही है, तो ये बताइए 13 पत्ते जो हैं आपके ये कौन से हैं, लाल रंग के हैं, तो लाल रंग के पत्ते में 2 इक्के तो ऑलरेडी हो गए 26 पत्तों में, कितने बचे 2, समझ आ रही है बात, 2 बचे ना। अब 2 में से एक इक्का तो स्पेड का हो जाएगा, तो कितने हो गए, एक बचा, यानी कि आप इक्के वाले पत्ते में एक ही लिखेंगे ना कि 4, तो यानी कि आपने कितने पत्ते जो है एक्स्ट्रा लिख लिए, 3 पत्ते, समझ पा रहे हो बात कि नहीं भाई। 26 पत्ते तुम्हारे लाल रंग के, उसमें तुम्हारे 2 इक्के आ गए ना, और एक स्पेड यानी हुकुम के 13 पत्ते, उसमें भी हुकुम का इक्का आ गया होगा, कितने इक्के आ गए, 3 इक्के आ गए, तो एक ही इक्का तो बचा कौन सा, क्लब वाला, चिड़ी वाला, तो तुम्हें वो एक इक्का यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने 4 लिखा है, तो तुम एक लिखने के लिए यहाँ पर माइनस क्या करोगे, 3 करोगे, माइनस क्या करोगे 3, क्योंकि वो 3 इक्के तो मेरे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ पहले पत्तों में, बोलो बात समझ आ रही है, इक्के की बात कंप्लीट हो गई ना। बाकी 26 के 26 लाल पत्ते हो गए, क्लियर है, और 13 पत्ते क्या हैं आपके हुकुम के, तो 13 पत्ते तुम्हारे ये वाले हो गए, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। और 13 पत्ते में तुम्हारा एक हुकुम वाला, इसमें क्या है
एक का ऐड था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 13 लिखा रहने दिया। तो 43 माइनस 3 कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40 बटे आपका क्या हो जाएगा? 52C1 यानी 52। क्लियर बात? 4 से काट देंगे, 10 बटे क्या हो जाएगा? 13। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 10 बटे 13। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से ये आपका कौन सा हो गया? कार्ड वाला हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी में। ठीक, अब इसी में थोड़े बहुत केसेस और बढ़ाए जा सकते हैं कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन लाल रंग, मतलब डायमंड का हो, ठीक है, इक्का हो, क्वीन हो, तो उसमें से आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे। बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है इनटू। तो एंड का केस कब लगेगा? एंड का केस तब लगेगा जब तुम बॉल वाले क्वेश्चन करोगे। समझ आ रही है बात? और का ज़्यादातर केस कहाँ पर यूज़ होगा? जब तुम कार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है ना? ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। मैंने जो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरा बता दिया है, आप बाकी घर में और क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है? तीन का स्क्वायर रूट, देखिए जैसे आपको 3 का वर्गमूल निकालना है ना, तो आपको पता है कि जब आप 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इससे जो छोटा वाला नंबर है उसका क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे, है ना? तो इससे छोटा वाला जो नंबर है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, मतलब वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है? उसके बाद इससे जो बड़ा नंबर है उसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो क्या बताया था कि अगर ये रूट 3 लिखा है तो 3 के लिए पहले से कम वाले नंबर का वर्ग निकालेंगे, यानी कि 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। उसके बाद क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकालेंगे। 9 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। कितना हो जाएगा? 5। और बटे हो जाएगा 2 × 2, है ना? 2 का गुणा करेंगे कितने में? 4 में। नहीं, 2 का गुणा करेंगे 3 में। 3 2 6, 1 सेकंड, 5 बटे कितना हो गया? 6। रूट 1 का हो गया 2, रूट 3, है ना? 3 देखो ये रूट 4 जो होता है वो कितने का होता है? 2 का होता है ना? नियरेस्ट स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 का वर्ग वही हो गया। है? नियरेस्ट स्क्वायर, लेकिन कौन सा? कम वाला। तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा, तो ये 1 हो गया इसका नियरेस्ट स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे लिखा 1, है ना? फिर उसके बाद क्या करते हैं? नियरेस्ट स्क्वायर निकालने के बाद अपॉन 2, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का साइड डिफरेंस लेते थे, क्या लेते थे? 1, 3 - 1 2। देखो जरा पिछली बार क्लास में 3 - 1 अपॉन ये हो गया 3, 1 का 3 - 1, है ना? 2 × 1, तो फिर एक ही आ जाएगा। 1 पॉइंट कुछ समथिंग है। अरे ऐसे करो तुम, ऐसे सब छोड़ो। ये बताओ 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। ऐसे सोचो, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है ना?
तो अगर मैं यहाँ 1.8 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ 3.24 आएगा, यहाँ 1.7 का स्क्वायर करूँगा तो 2.89 आ जाएगा ना। आपको चाहिए √3 का स्क्वायर। किसका चाहिए? √3 का स्क्वायर चाहिए। अब देखो जरा ये बताओ, जैसे √3 का वर्गमूल निकालना है तुम्हें, तो √3 का वर्गमूल जैसे मान लो अगर तुम 1.8 लिखते तो 1.8 का मतलब ये हुआ कि 3.24, तो ये 3 से 0.24 ज़्यादा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर 1.7 का स्क्वायर लिखते तो 2.89 आता, यानी ये 0.11 की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ 0.11 जोड़ना है, यहाँ आपको 2.24 घटाना है, तो डिफरेंस कौन सा कम या ज़्यादा है? 0.11। बोलो बात समझ आ रही ना? तो इसका मतलब है कि नियरेस्ट स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा? 1.7 के लमसम आएगा। ऐसे समझ सकते हैं, मतलब इन जनरल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि एसएससी के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें इसका स्क्वायर निकाल √3 का वर्गमूल निकालना है, तो तुम्हें पता है कि √3 का वर्गमूल यानी कि तुम 3 के हिसाब से सोच के चलो, ठीक है ना। तो 3 से कम ही होना चाहिए थोड़ा सा, तो 3 से कम होने के लिए आपने ऐसे सोच लिया कि अगर 17 का स्क्वायर में देखो तो 289 होगा, लेकिन अगर मैं 1.7 का स्क्वायर देखो तो 2.89 होगा। 2.89 ज़्यादा नज़दीक है कितने के? 3 के, जबकि 3.24 ज़्यादा है 0.24 इससे 3 से, तो जो नियरेस्ट होता है उसी के अप्रॉक्सिमेट लिया जाता है 1.7, ठीक है ना, एक्यूरेट। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। एक बताया था मैंने, बताया था कि दिमाग 87 का नियरेस्ट स्क्वायर 81 हो गया, तो ये 9 हो गया, 87 - 81 हो गया, है ना, और बड़े 2 में क्या हो गया? 9 हो गया। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे लगा के देखो, फिर आना चाहिए, क्यों नहीं आना। जैसे मान लो मैंने ये बताया था कि जैसे आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, √87 है ना, तो √87 के आसपास का कोई नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 81 होता है सर, 9 का देख दिया। अब 87 और 81 का आप क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, तो 87 और 81 का डिफरेंस कितना हो गया? 6 हो गया। 6/2 गुणे जो 81 की वैल्यू आई है 9, समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा 6/18, तो 6 × 18 1/3 यानी 0.33, तो ये भैया 81 से बड़ा यानी 9.33 आ गया। जैसे मान लो √3 का निकालना है आपको, है ना, तो √3 का आप क्या लिखेंगे? √1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब √3 और √1 का डिफरेंस कितना हो गया? 2। अब 2/, क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो भैया 2 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/2। जब 2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, है नहीं, इंटू क्यों होगा? प्लस होगा। पॉइंट के बाद लिखना है, पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पर आपने 9 लिखा ना, तो 9 प्लस क्या लिखा आपने? 9.3, लेकिन ये इसका नहीं आएगा √3 का, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंस घटाने पर देखो ना, √3 है, √3 का नियरेस्ट स्क्वायर √1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप √3 और √1 का डिफरेंस निकालेंगे, 2 हो जाएगा। 2/, क्या होगा? जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1, तो ये करने के बाद 1 + 1 2 हो जाएगा, जबकि 2 हो नहीं सकता। समझ आ रही है? तो √3 के लिए आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा 1.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे अगर √5 का निकालना है तो √5 का आ जाएगा, यहाँ पे √1 आ रहा है ना, √1 के चक्कर में मामला फंस जाता है। √5 है तो मुझे ये पता है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात कंफर्म है। तो मैंने समझ लिया कि पहले क्या होगा? √4 होगा, √4 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब 5 4 का अंतर 1 हो गया, और नीचे 2/, कितना हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, है ना। 2/2 होगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया 0.25, तो ये 2.25 का आ गया। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? नियरेस्ट स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट, इस तरीके से वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई।